So today we are going to discuss two important as well as fundamental topics of toxicology. But before starting those topics, first let us understand the definition of toxicology. सबसे पहले टॉक्सिकोलॉजी की परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो जब भी हम टॉक्सिकोलॉजी को डिफाइन करते हैं तो ये कहते हैं कि टॉक्सिकोलॉजी वह सब्जेक्ट है जिसमें हम किसी भी केमिकल का साइंटिफिक अध्ययन करते हैं। अब साइंटिफिक अध्ययन से क्या अभिप्राय है, मतलब ये वह विषय है जिसमें हम किसी भी केमिकल का केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, उसके काइनेटिक्स के बारे में, उसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट के बारे में, या वो किस ऑर्गेनिज्म में टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है इसके बारे में, या फिर अगर वो ऑर्गेनिज्म पर टॉक्सिक इफ़ेक्ट शो करता है तो क्यों करता है, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम अध्ययन करते हैं या जिस विषय के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसको हम टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए दो चीज़ें सामने जो उभर के आ रही है, पहला है एक वो टॉक्सिक एजेंट और दूसरा है टॉक्सिसिटी। तो सबसे पहले इन दोनों को एक एक करके हम समझेंगे कि ये दोनों टर्मिनोलॉजी आखिर है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टॉक्सिक एजेंट के बारे में। तो टॉक्सिक एजेंट को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो ये कहते हैं कोई भी केमिकल या एजेंट जिसका कि हार्मफुल इफ़ेक्ट हो किसी भी ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल सिस्टम, इनफैक्ट आप बोलिए बायोलॉजिकल सिस्टम जब भी हम टर्म यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब केवल एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, रादर वो आपका एक बैक्टीरिया भी हो सकता है माइक्रोब्स में, वो आपके प्लांट हो सकते हैं, आपके एनिमल में लोअर एनिमल हो सकता है, हायर एनिमल हो सकता है, या तो वो इवन ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं। तो ऑल दीज आर कंसिडर इनटू बायोलॉजिकल सिस्टम। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह था कि टॉक्सिक एजेंट को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो ये बोलते हैं कि कोई भी केमिकल जिसका किसी बायोलॉजिकल सिस्टम पर हार्मफुल इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं टॉक्सिक एजेंट या टॉक्सिक केमिकल, या इसको हिंदी में हम बोलते हैं विष, है ना। तो क्या आप अगर देखिए तो क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट है? ऐसा नहीं है। मैं इसको दो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल शुगर ऑलमोस्ट हम सभी लोग डेली यूज़ में हम उसका यूज़ करते हैं, हमारा डेली इंग्रेडिएंट का एक पार्ट होता है। और आप जानते हैं शुगर इज़ नथिंग बट अ सुक्रोज, और सुक्रोज दो मोनोसेक्राइड से मिलकर ये बना हुआ डाइसेक्राइड होता है। और दो मोनोसेक्राइड क्या है, एक है फ्रुक्टोज, दूसरा है ग्लूकोज। और आप देखें तो ये दोनों मोनोसेक्राइड का हमारे बॉडी में बहुत इसेंशियल रोल है, मतलब ये एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ साथ एक इसका और भी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होता है हमारे शरीर के अंदर। जब उसी शुगर को हम एक लिमिट में लेते हैं तो हम देखते हैं क्या कि वो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन उसी शुगर को जब हम एक लिमिट से ज़्यादा लेने लगते हैं तो उसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट हमारे शरीर में दिखता है। जस्ट लाइक ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है ना, और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट भी उसके दिखते हैं। उसी प्रकार से अगर आप मिल्क का एग्जांपल लें तो मिल्क में भी आप क्या देखते हैं, जब एक निश्चित मात्रा में लेते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, वहीं जो निश्चित मात्रा से अधिक लेने लगते हैं तो शॉर्ट टर्म में तो उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि दैट कॉजेज एसिडिटी कॉज करता है। तो और भी उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट भी होते हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट। दूसरा एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जो मॉस्किटो कॉयल या फिर जो लिक्विड मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह हम लोग घर वगैरह में यूज़ करते हैं, वो एक मेजर कंपाउंड उसमें होता है पायरेथ्रॉइड का। वो पायरेथ्रॉइड हो सकते हैं आपके डेल्टामेथ्रिन हो, परमेथ्रिन हो या साइपरमेथ्रिन हो। सपोज दैट टेक एग्जांपल ऑफ साइपरमेथ्रिन। तो आप क्या देखते हैं कि उस साइपरमेथ्रिन के कारण वो मॉस्किटो दूर भाग जाता है या तो फिर मर जाता है, मतलब उसके लिए वो टॉक्सिक है। वहीं पर हमारे लिए अगर देखिए तो कम से कम उस डोज पर तो हमारे शरीर में कोई टॉक्सिसिटी नहीं शो कर रहा है। हो सकता है हायर डोज पर हमारे शरीर में भी
टॉक्सिक इफेक्ट उसके दिखेंगे। तो एक चीज़ें जो सामने उभर के आ रही है वो ये है कि कोई भी केमिकल टॉक्सिक हो सकता है। डोज डिटरमाइंस वेदर द केमिकल इज गोइंग टू बी टॉक्सिक और नॉट। क्योंकि मैं 2 एग्जाम्पल से आपको जो समझाया हूँ, पहला एग्जाम्पल में आप देखिए जहाँ मैंने शुगर या मिल्क का एग्जाम्पल लिया है, वहाँ पर एक लिमिट में आप जब लेते हैं तो वो टॉक्सिक इफेक्ट नहीं शो करता है, लेकिन जब वही लिमिट से अधिक होता है तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पर टॉक्सिक इफेक्ट दिखने लगता है। और वहीं दूसरा एग्जाम्पल में आप क्या समझ रहे हैं, दूसरे एग्जाम्पल में देखिए वही डोज, वो पर्टिकुलर डोज एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिक है, दूसरे जीव के लिए टॉक्सिक है, लेकिन वही उस डोज पर हमारे पर कोई ऐसा टॉक्सिक इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो ये चीज़ें क्लियर है कि डोज ऑफ एनी केमिकल, पर्टिकुलर डोज ऑफ एनी केमिकल डिसाइड्स दैट वेदर द केमिकल इज गोइंग टू बी टॉक्सिक इन बायोलॉजिकल सिस्टम और नॉट। तो अब बात करते हैं टॉक्सिसिटी की। टॉक्सिसिटी को अगर सिंपली डिफाइन करा जाए, जैसा ऊपर डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी में ही आपको दिख रहा है, एडवर्स इफेक्ट। अगर किसी निश्चित डोज का कोई टॉक्सिकेंट आपके शरीर में घुस रहा है, या टॉक्सिक एजेंट या टॉक्सिक केमिकल जो भी आप कहें, अगर वो शरीर में प्रवेश कर रहा है और उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो उस नेगेटिव जो नकारात्मक प्रभाव है उसको ही हम टॉक्सिसिटी कहते हैं। अब टॉक्सिसिटी क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो क्या क्या हो सकता है इसका, तो देयर आर नंबर ऑफ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ न्यूमरस टॉक्सिकेंट, लेकिन अगर हम उसको कैटेगराइज करें तो सिंपली हम 3 भाग में उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज योर सडन और लोकल रेस्पॉन्स। सडन, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सडन मतलब उसका प्रभाव तुरंत दिखे, और लोकल मतलब जिस साइट पर उस केमिकल का एक्सपोजर हुआ है, एक्सपोजर मतलब शरीर किसी बायोलॉजिकल सिस्टम के टच में आ जाना, बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रवेश करना, उसको हम बोलते हैं एक्सपोजर। आगे बात करेंगे उसके भी बारे में। तो वहाँ क्या है, रेस्पॉन्स वहाँ लोकल दिखता है, जहाँ पर वो केमिकल प्रवेश करा है जिस जगह पर, वहीं पर उसका रेस्पॉन्स दिखे और वो सडन दिखे। तो इस टाइप का रेस्पॉन्स अगर दिखता है तो हम उसको बोलते हैं सडन या लोकल रेस्पॉन्स। एज फॉर एग्जांपल, जैसे बी वेनम वगैरह का, मधुमक्खी जैसे ही डंक मार के जाती है, तो जिस जगह पर वो डंक मारती है आप देखेंगे क्या, वहीं पर वो एक प्रकार का स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है, सूज जाता है, और साथ में रेडनेस हो जाता है, लाल हो जाता है वो जगह। इसको हम बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं एडमा और एरेथमा, ठीक है। और साथ में साथ आप देखेंगे क्या, इसके अलावा वहाँ दर्द होने लगता है, मतलब वो टॉक्सिक इफेक्ट दिखता है वहाँ पर। कैसे दिख रहा है, जिस जगह पर डंक मारी है वहीं पर दिख रहा है, मतलब लोकल रेस्पॉन्स है, और सडन दिखता है, मतलब विदिन 24 आवर्स दिखता है। उसी प्रकार से वेरियस इंसेक्ट्स बाइट्स में आप देख सकते हैं, इंसेक्ट जब बाइट करता है, बेस्ट एग्जांपल मॉस्किटो में भी होता है। कभी कभी आप देखेंगे मॉस्किटो जहाँ पर काटता है वहीं पर खुजली होने लगता है, रेडनेस होने लगता है। या और एग्जांपल से समझें तो अमोनिया, दोज स्टूडेंट हु आर ऑल्सो द स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री माइट हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग्स, कि आप जब अमोनिया को अपने नाक के पास लेकर आते हैं तो इरिटेशन सा फील होता है, और आँखों में कभी कभी उसका फ्यूम अगर जाता है तो वहाँ पर आप क्या देखेंगे कि आँखों से आंसू भी आने लगता है, और रेस्पॉन्स क्विक होता है, तुरंत होता है, और जिस जगह पर अमोनिया का एक्सपोजर हो रहा है वहीं पर होता है। तो इसको हम बोलते हैं सिंपली सडन और लोकल रेस्पॉन्स। नेक्स्ट इज योर डिलेड रेस्पॉन्स। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, डिलेड रेस्पॉन्स मतलब दीर्घकालीन रेस्पॉन्स, मतलब इसका जो प्रभाव है, अगर किसी टॉक्सिक केमिकल का प्रभाव उसके एक्सपोजर के काफ़ी बाद, अब वो बाद हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, साल या बरसों, तो ये डिलेड का कोई वो नहीं है, मतलब लिमिटेशन नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, किसी केमिकल का जैसे ही एक्सपोजर हुआ और तुरंत उसका रेस्पॉन्स दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि किसी दूसरे केमिकल का एक्सपोजर डिलेड हो रहा है।
ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ सिस्टेमिक इफेक्ट। और सिस्टेमिक इफेक्ट क्या होता है ये मैं एक अलग से जब वीडियो बनाऊंगा तब उस वक्त आपको समझाऊंगा कि सिस्टेमिक इफेक्ट क्या होता है। मोटा मोटी हम समझे तो जैसे उसमें कुछ इवेंट्स ऐड हो जाते हैं, कुछ चरण जो होते हैं उस दवा का एक्सपोजर टाइम जिस समय वो प्रवेश करा है बायोलॉजिकल सिस्टम में और उसके इफ़ेक्ट दिखने के बीच में कुछ इवेंट आ जाते हैं, बीच में चरण आ जाते हैं। वो क्या हो सकते हैं? एब्जॉर्प्शन, जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। एक आपको कहीं घाव हो गया और उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कोई एक मेडिसिन। आप मेडिसिन खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि तुरंत वो घाव जो है वो गायब हो गया या नष्ट हो गया। वो एक प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है, मतलब उसमें समय लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप दवा लिए उसके बाद उसका पहले स्टमच में कुछ देर रहा, फिर वहाँ से निकला तो इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, है ना। तो देखिए यहाँ पर एब्जॉर्प्शन सामने आया। उसके अलावा जब वो एब्जॉर्प्शन हुआ तो फिर ब्लड में या रक्त में मिश्रित हो गया, वहाँ से फिर वो ब्लड वेसल्स उसको रक्त के माध्यम से पहुँचाती हैं उस घाव तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो केवल उस घाव तक डायरेक्टली पहुँचता है, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज तो आप जान रहे हैं पूरे शरीर में ही फैली हुई है। तो वो घाव में पहुँचने के साथ साथ अन्य जगहों पर भी पहुँचता है। और उस दौरान क्या है, मेडिसिन का हो सकता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो। बायो ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मतलब है? मतलब हो सकता है कि वो जो केमिकल आपने खाया है वो उसी रूप में ना पहुंचकर किसी दूसरे रूप में पहुंचता, अपने मेटाबोलाइट्स के रूप में पहुंचता हो, या किसी और दूसरे केमिकल के साथ कोई एक नया केमिकल, मतलब दूसरे केमिकल के साथ जुड़कर एक नया केमिकल बनाकर वहाँ तक पहुँचता हो। तो वो क्या कहलाता है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कैसे किसी केमिकल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंतर्गत। इसके अलावा उसमें कुछ केमिकल सपोज दैट अगर वो वाटर सोल्यूबल है तो यूरिन के रास्ते बाहर भी निकल जाते हैं, तो एलिमिनेशन भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो मोटा मोटी कहने का अभिप्राय यह है कि सिस्टमिक इफेक्ट में ऐसा नहीं है कि केवल दिस फिनोमिना, सिस्टमिक फिनोमिना इज लिमिटेड टू ओनली दिस 4 थिंग्स, मतलब एड्जॉर्प्शन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन। इसमें और भी इवेंट्स होते हैं। तो मोटा मोटी मैंने ये समझाने का प्रयास करा है। अब डिलेड रिस्पॉन्स का एक एग्जांपल लिए, जैसे डेस है जिसको हम बोलते हैं डाईइथाइल स्टिलवेस्ट्रॉल। ये बेसिकली एक कार्सिनोजेनिक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे जो लेडी को इस केमिकल का एक्सपोजर होता है वो जब एक बच्ची को जन्म देती है तो इस केमिकल का रेस्पॉन्स मदर में न दिखकर डॉटर में दिखता है। और वो क्या दिखता है? उस डॉटर में यूट्राइन कैंसर होने के इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं या हो जाते हैं। आप और वो होता कब है? जब डॉटर का एज 20 से लेकर ऑन एन एवरेज 20 से लेकर 30 के बीच में या ऐसा कुछ होता है। वो हो सकता है अर्ली में भी हो जाए, वो बाद में भी हो जाए, लेकिन होता है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि इसका इतना डिलेड रेस्पॉन्स है कि एक्सपोजर एक जनरेशन में हो रहा है और रेस्पॉन्स उसका दूसरे जनरेशन में दिख रहा है। वही दूसरा एग्जांपल जो है ट्राईऑर्थो क्रेसाइल फॉस्फेट का, TOCP बोलते हैं। बेसिकली ये कंपाउंड जो है ये OP कंपाउंड है। OP कंपाउंड मतलब ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड, जो कि पेस्टिसाइड होता है। और ये फार्मर्स यूजुअली इसका स्प्रे करते हैं अपने खेतों में, जो कीड़े हैं उनको मारने के लिए, इंसेक्ट्स को मारने के लिए। लेकिन उस दौरान अगर जो छिड़काव कर रहे हैं उस दौरान अगर सपोज दैट वो इनके हाथ में लग जाता है तो हाथ के स्किन के रास्ते, त्वचा के रास्ते ये शरीर में एंटर कर जाता है। एंटर करने के पश्चात सबसे पहले जाता है ये ब्लड में, ब्लड इसको पहुंचाता है ब्रेन तक। और एक बार जब ब्रेन तक पहुंचा, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है। उसके बाद वो पहुंच जाता है ब्रेन में। ब्रेन में ये क्या करता है, CNS और PNS के जो लॉन्ग एक्सॉन्स वाले न्यूरॉन्स हैं उनके एक्सॉन्स को डीजेनरेट अर्थात मारना स्टार्ट कर देता है।
ख़त्म करना स्टार्ट कर देता है। तो फलस्वरूप क्या होता है, इसके एक्सपोजर्स जिस भी फार्मर या इंडिविजुअल आप कह सकते हैं व्यक्ति में होता है, उसमें आप क्या देखेंगे कि उसमें पैरालिसिस वगैरह के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। थर्ड कैटेगरी ऑफ एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिसिटी इज योर डेथ। अब जब डेथ की बात करेंगे तो डेथ आपका डिलेड रेस्पॉन्स से भी हो जाता है, डेथ आपका सडन रेस्पॉन्स से भी हो जाता है। डिलेड रेस्पॉन्स में जैसे अभी हमने डेथ के बारे में बात करा, अगर किसी लेडी को कैंसर हो गया है तो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो आप देखेंगे वहाँ मृत्यु वगैरह हो जाती है, तो वो क्या है रेस्पॉन्स, डेथ रेस्पॉन्स है। वैसे सडन रेस्पॉन्स भी होता है, जैसे सुसाइडल टेंडेंसी वगैरह में जो सुसाइडल टॉक्सिकेंट या केमिकल्स अगर कोई पेशेंट लेता है तो उस केस में हम देखते हैं, या एक्सीडेंटली भी कभी कभी होता है ना, एक्सीडेंटली भी अगर मान लीजिए ऐसा टॉक्सिक केमिकल लिया या ऐसे डोज में उस केमिकल को लिया कि जिसके कारण सडन डेथ भी हो जाता है। नाउ अगेन द क्वेश्चन इज कि आखिर ये जो टॉक्सिक इफेक्ट हम देख रहे हैं किसी भी केमिकल का, तो ये टॉक्सिक इफेक्ट उस केमिकल का क्यों दिखता है किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जीवों में क्यों उसका विषाक्तता दिख रहा है। तो बेसिकली आंसर टू दिस क्वेश्चन लाइज इन इट्स टॉक्सिसिटी फैक्टर्स। जो विषाक्तता का जो कारक हैं उसमें इसका आंसर छुपा हुआ है। तो ये टॉक्सिसिटी फैक्टर को फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं दो भागों में। फर्स्ट इज योर एक्सपोजर। एक्सपोजर जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में ही बताया, एक्सपोजर मतलब वो इवेंट जहाँ पर वो केमिकल किसी बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रवेश कर रहा है। पहले बाहर इन्वायरमेंट में था, कैसे किस माध्यम से या फिर कितने ड्यूरेशन के लिए, कितने अंतराल के लिए, ये सब एक्सपोजर का पार्ट होता है। तो कैसे वो एक्सपोज हो रहा है, एक्सपोजर पर डिपेंड करता है किसी भी केमिकल का टॉक्सिसिटी। और एक्सपोजर को फिर से हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो भागों में। फर्स्ट इज योर रूट एंड साइट, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी इज योर सेकेंड। रूट एंड साइट से क्या अभिप्राय है, रूट मतलब किस माध्यम से वो शरीर में प्रवेश कर रहा है, वो माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, अभी उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी। ड्यूरेशन मतलब अवधि, कितने अवधि पर वो एक्सपोजर हुआ, वो विष जो है वो शरीर में प्रवेश करा। और फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, कितनी बार प्रवेश किया, ये भी डिटरमाइन करता है टॉक्सिसिटी को। क्योंकि अगर कोई भी केमिकल है, अगर मान लीजिए कम बार अगर उसका एक्सपोजर होता है तो हो सकता है टॉक्सिसिटी ना हो या कम हो, लेकिन वही अगर ज़्यादा बार होगा तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ के दिखेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं रूट एंड साइट का। देखिए शरीर में प्रवेश करने का, किसी भी विष का शरीर में प्रवेश करने का अनेक माध्यम हो सकते हैं। जैसे इंजेक्शन मतलब ओरल रूट से कोई केमिकल मुख के रास्ते से वो शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। इनहेलेशन मतलब नाक के रास्ते सीधे वो लंग्स में जो पहुंचता है, फेफड़ों में, उस रास्ते से। सबक्यूटेनियस स्किन के रास्ते से, त्वचा के रास्ते से वो प्रवेश कर जाए। इंट्रापेरिटोनियल मतलब उस केमिकल को डायरेक्टली एब्डोमिनल कैविटी में डाल दिया जाता है या पहुंचाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी में, जहाँ की बॉडी फ्लूइड होता है, एब्डोमिनल फ्लूइड होता है, वहाँ पर अगर उस केमिकल को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं कि इंट्रापेरिटोनियल रूट। नेक्स्ट आपका इंट्रावेनस मतलब सीधे उस केमिकल को ब्लड वेसल्स में डाल देते हैं, जहाँ पर ब्लड होता है तो सीधे ब्लड में मिश्रित कर दिए, इंजेक्शन से ब्लड में डाल दिए। उसके बाद होता है आपका इंट्रामस्कुलर मतलब किसी भी केमिकल को सीधे मसल्स फाइबर में डाल दिया। और आप जानते हैं मसल फाइबर में तो ब्लड कैपिलरीज लगी हुई हैं, वहाँ से फिर वो ब्लड में मिक्स होकर पूरे बॉडी में जाता है। तो ये कुछ माध्यम्स हैं, मतलब माध्यम है, रूट्स हैं रादर, तो जिसके थ्रू केमिकल
या कोई भी टॉक्सिकेंट शरीर के अंदर प्रवेश करता है। अगर हम इसके रैपिड रेस्पॉन्स के आधार पर अगर इसको देखा जाए तो ये बोलते हैं कि इंट्रावेनस में सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्स होता है, और ओरल में, ओरल रूट के थ्रू अगर कोई केमिकल जाता है तो उसका रेस्पॉन्स कम होता है कंपेयर टू दैट ऑफ इंट्रावेनस रूट से अगर जाता है तो। अब इसको एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ आपको। सपोज दैट कोई केमिकल है जो कि लीवर टॉक्सिसिटी कॉज करता है, मतलब वो लीवर में टॉक्सिसिटी शो करता है, हिपैटोटॉक्सिक है। तो अगर उसी केमिकल को दो रूट से देकर देखते हैं, जैसे सपोज दैट एक पहली बार में हम देते हैं उसको थ्रू ब्लड वेसल्स, और दूसरी बार में हम देते हैं उसको थ्रू ओरल रूट, मतलब सीधे मुंह के रास्ते उसको शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं। तो पहले रूट में आप क्या देखेंगे कि जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में आपने डाल दिया उस केमिकल को, वो ब्लड उसको डायरेक्टली लीवर तक पहुंचाएगा, और साथ में साथ जल्दी पहुंचाएगा कंपेयर टू दैट ऑफ ओरल रूट। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आप किसी केमिकल को ओरल रूट के थ्रू लेता है कोई भी व्यक्ति, तो सबसे पहले वो स्टमच में स्टोर रहेगा, फिर वहाँ से फिर वो कुछ समय पश्चात फिर इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन से फिर वो विलाई से होते हुए जो कैपिलरीज लगी रहती हैं विलाई में, वहाँ फिर ब्लड में आके वहाँ पर आकर ब्लड में मिश्रित हो जाता है ये। तो जब ब्लड में मिश्रित हुआ तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पहले वाले प्रोसेस में आप डायरेक्टली ब्लड में डाल दिए, और डायरेक्टली ब्लड में जाने के कारण वो जल्दी से लीवर के पास पहुँच गया। वहीं दूसरे वाले प्रोसेस में आप क्या देख रहे हैं, स्टमच, इंटेस्टाइन और भी बहुत सारे फिनोमिना हैं जो कि उस पाथवे में आ गए। तो एक पथ जो है वो लंबा हो गया, है ना। तो लंबा होने के कारण दो चीज़ें हैं। एक तो जो ओरल रूट से आपने जो दवा दिया है, केमिकल दिया है, उसका जो समय होगा लीवर पे पहुंचने का ताकि वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सके, वो समय बढ़ जाता है। दूसरी बात, जब ये प्रोसेस लंबा हो जाता है तो उस समय केमिकल के बहुत सारे मात्रा डिग्रेड भी हो जाते हैं, मतलब वो नष्ट भी हो जाते हैं, तो मात्रा भी कम पहुंचता है। तो चूँकि समय भी ज़्यादा लगा और मात्रा भी कम पहुंचा, इसीलिए इफ़ेक्ट जो होता है, जो लीवर टॉक्सिसिटी कॉज करने वाला जो उसका गुण है उस केमिकल का, वो भी आपको कम दिखेगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी में कुल 4 प्रकार का एक्सपोजर होता है। फर्स्ट इज योर एक्यूट एक्सपोजर। एक एक करके बात करेंगे। एक्यूट एक्सपोजर से क्या मतलब है? मतलब ऐसा एक्सपोजर जिसमें कि किसी भी टॉक्सिक केमिकल का रेस्पॉन्स जो है, उसका प्रभाव है, वो 24 घंटे से पहले आ जाए, है ना। मतलब एक दिन से अगर पहले, एक दिन या एक दिन से पहले अगर उस केमिकल का रेस्पॉन्स अगर दिख जाता है तो हम उसको कहते हैं एक्यूट एक्सपोजर, या रेस्पॉन्स को हम बोलते हैं, टॉक्सिसिटी को हम बोलते हैं एक्यूट टॉक्सिसिटी। जैसा कि हमने उदाहरण में समझा, जो पिछले स्लाइड में हमने बताया था बी बाइट वगैरह का। मधुमक्खी जब डंक मारती है, आप देखेंगे जैसे ही वो डंक मारी कुछ ही घंटों के बाद आप देखेंगे वहाँ सूज गया, रेडनेस हो गए, पेन होना स्टार्ट हो गया। तो ये आप क्या देख रहे हैं कि वहाँ क्विक रेस्पॉन्स है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात ये है कि एक्यूट टॉक्सिसिटी या एक्यूट एक्सपोजर में टॉक्सिक केमिकल केवल एक ही बार शरीर के अंदर प्रवेश होता है, मतलब एक बार में जो उसका इफेक्ट दिख रहा है उसको कहते हैं, है ना। रिपीटेड डोज नहीं होना चाहिए किसी भी केमिकल का, एक बार में डोज दिया उसका, और उसका 24 घंटे से पहले अगर रेस्पॉन्स दिखता है तो उस टाइप के एक्सपोजर को हम बोलते हैं एक्यूट एक्सपोजर। जो नीचे के तीन हैं, वो रिपीटेड डोजिंग वाला प्रोसेस है। मतलब वहाँ पर क्या है, किसी भी केमिकल को किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर 2 या 2 से अधिक बार दिया जाता है, और देने के बाद जो रेस्पॉन्स आता है, इसीलिए इसको, इन तीनों को रिपीटेड एक्सपोजर के वाले क्लास में भी रखा जाता है। पहले वाले को सिंगल एक्सपोजर, और बाकी के 3 जो हैं वो रिपीटेड एक्सपोजर। तो अब फ़र्क क्या होता है तीनों में? सब एक्यूट में क्या है, वहाँ पर
रिपीटेड एक्सपोजर तो हुआ, लेकिन रेस्पॉन्स जो है केमिकल का वो 24 घंटे के बाद, या आप यूँ कहीं कि 1 दिन के बाद और 1 महीने से पहले अगर रेस्पॉन्स दिखता है तो हम कहते हैं कि ये एक्सपोजर सब एक्यूट टाइप का एक्सपोजर है। वहीं सब क्रॉनिक वाले में क्या होता है, वहाँ पर रेस्पॉन्स आपका 1 महीने के बाद, ध्यान दीजिएगा, 1 महीने के बाद और 3 महीने से पहले अगर रेस्पॉन्स दिखता है। मैं देखिए इस टॉपिक पर क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ, क्योंकि ये यूजुअली पूछा जाता है, ना केवल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस वगैरह में, रदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वगैरह में भी पूछा जाता है इसके बारे में। तो सब क्रोनिक में मैंने क्या होता है, सब क्रोनिक एक्सपोजर में डोज जो है या किसी भी केमिकल का जो डोजिंग है वो मल्टीपल टाइम्स में होता है। वो मल्टीपल टाइम 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो रेस्पॉन्स है वो 1 महीने के बाद और 3 महीने से पहले अगर दिखता है तो उस टाइप के एक्सपोजर को हम बोलते हैं सब क्रोनिक एक्सपोजर। और टॉक्सिसिटी जो दिखती है उसको हम बोलते हैं सब क्रोनिक टॉक्सिसिटी। अब नेक्स्ट इज योर क्रॉनिक एक्सपोजर। तो क्रॉनिक एक्सपोजर में सेम थिंग है कि वहाँ भी मल्टीपल टाइम में एक्सपोजर होता है, किसी भी केमिकल का 2 या 2 से अधिक बार में शरीर के अंदर प्रवेश होता है और रेस्पॉन्स जो है वो 3 महीने के बाद। अब वो बात क्या है, वो बात का कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे मैंने डेस्क के एग्जांपल में आपको दिखाया है कि एक्सपोजर कब हो रहा है, मदर एक्सपोज हो रही है उससे, और वो एक बार से एक्सपोजर से वो रेस्पॉन्स नहीं दिख रहा है, वो मल्टीपल टाइम्स एक्सपोजर है ना, एक बार से ज़्यादा बार वो एक्सपोज हुई उस केमिकल से, और रेस्पॉन्स कब दिख रहा है, उसके डॉटर में। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मिनिमम भी अगर होगा तो ये 20-30 ईयर्स डेफिनेटली होगा, है ना। वैसे TOCP वाला जो एग्जांपल आपको बताया था कि पेस्टिसाइड एक्सपोजर वाला, तो फार्मर्स में यूजुअली ऐसे ही इंसिडेंसेस दिखते हैं। जो इफ़ेक्ट दिख रहा है वो क्रॉनिक इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि फार्मर्स यूजुअली वो पेस्टिसाइड का उनका अपने ऑक्यूपेशन में काम रहता ही है, वो रिकरेंटली उसका यूज़ करते रहते हैं। अगर वो नेकेड हैंड से कर रहे हैं तो उसमें वो रेस्पॉन्सेस दिखने लगते हैं, है ना, जो कि क्रॉनिक इफ़ेक्ट होता है, या यूँ कहिए कि क्रॉनिक एक्सपोजर होता है। Now let us talk about second factor, that is your biological factor. बायोलॉजिकल फैक्टर को फिर से हम क्लासीफाई कर सकते हैं 3 भागों में, मेनली 3 भाग में आप कह सकते हैं। फर्स्ट इज योर बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि सिस्टेमिक इफेक्ट जब मैं पढ़ाऊँगा तब इसको और डिटेल में समझाऊँगा। बेसिकली इसको अभी के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है MPTP का। MPTP बेसिकली हीरोइंस वगैरह में, सिंथेटिक हीरोइंस वगैरह में पाए जाते हैं, और जो भी हीरोइंस वगैरह कंज्यूम करते हैं जो भी व्यक्ति, उसमें आप देखेंगे कि उसके हाथ वगैरह कांपने लगते हैं, मतलब पार्किंसन डिजीज लाइक सिम्टम्स दिखने लगता है ना। तो ऐसा नहीं है वो MPTP के कारण वो रेस्पॉन्स दिखता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ कि MPTP जैसे ही वो हीरोइंस में उपस्थित है, वो हीरोइन जो भी लेता है, वो ड्रग ले रहा है, वो MPTP जो उसमें उपस्थित है वो भी उस शरीर में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने के पश्चात ये ब्रेन तक पहुंचता है, वहाँ ब्रेन में इसका कन्वर्जन हो जाता है MPP+ में। तो वहाँ आप क्या देख रहे हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बायो मतलब जहाँ बायोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व हो गया अर्थात शरीर के अंदर, और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब परिवर्तन हो जाना। तो यहाँ MPTP जो है वो परिवर्तित हो गया MPP+ में, और ये MPP+ इज रादर रेस्पॉन्सिबल फॉर पार्किंसन डिजीज लाइक सिम्टम्स। मतलब जो पार्किंसन डिजीज लाइक जो सिम्टम दिखने लगता है उस व्यक्ति में, वो MPTP के कारण नहीं है, MPP+ के कारण आ जाता है। तो इसी को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आगे बात करेंगे हम दूसरे वीडियो में। नेक्स्ट फैक्टर इज योर बायोलॉजिकल फैक्टर में नेक्स्ट फैक्टर है आपका एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन। जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई सपोज दैट कोई केमिकल है,
कोई टॉक्सिकेंट है, वो अगर वाटर सोल्यूबल है तो डेफिनेटली उसका मात्रा क्या है, वाटर में ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा और यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो उसका इफ़ेक्ट एक निश्चित डोज तक आप देखेंगे बहुत कम है ना। जैसे एक और अच्छा एग्जांपल बताता हूँ साइपरमेथ्रिन का। साइपरमेथ्रिन बेसिकली हमारे शरीर में सेफेस्ट पैराथ्राइड ऑलमोस्ट कहा जाता है इसको, इसलिए कहा जाता है, सिंथेटिक पैराथ्राइड है ये बेसिकली। तो इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है तो ऑलमोस्ट 24 घंटे के अंदर ही इसका जितना अमाउंट शरीर के अंदर प्रवेश किया है उसका 70% अमाउंट जो है वो यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो अगर जो डोज से एक मनुष्य अगर जिस डोज से एक्सपोज हुआ है अगर वो इतना पर्याप्त नहीं है कि वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सके, 30% अमाउंट जो उसके शरीर में बच रहा है, तो अगर वो इतना टॉक्सिक नहीं है और इतना डोज नहीं है कि वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सके तो शरीर के अंदर कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती है ना। तो ये सिंपली मैंने समझाया कि एक्सक्रीशन एलिमिनेशन, और भी रूट हैं इसके एक्सक्रीशन एलिमिनेशन, आगे हम बात करेंगे इसका। थर्ड फैक्टर इज योर एज, सेक्स एंड स्पीसीज। जैसे उम्र, जेंडर पर भी, उम्र पर भी, और प्रजाति, कौन सा प्रजाति है इस पर भी निर्भरता होती है कि उस केमिकल का एक्सपोजर होने पर टॉक्सिसिटी दिखेगा या नहीं दिखेगा, है ना। जैसे बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे कि बच्चों के लिए जो दवा दी जाती है वो कि तो लाइट डोज का दिया जाता है या फिर दूसरी दवा दिया जाता है। तो वो क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि अगर जो एडल्ट वाला जो डोज है किसी रोग को ठीक करने के लिए एडल्ट वाला डोज अगर देते हैं तो उसमें टॉक्सिसिटी दिखने लगेगा। तो इस पर भी निर्भरता होती है। वैसे जेंडर का, जैसे डेथ का एग्जांपल मैंने दिया, अगर उस मदर से बर्थ लेने वाला अगर चाइल्ड जो है वो अगर लड़का होता है सपोज दैट, तो उसमें कोई डेथ का कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, डाइथाइल स्टिलवेस्ट्रॉल का कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। अगर डॉटर होती है तो उसमें यूट्राइन कैंसर के इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं। स्पीसीज पर भी इसका निर्भरता होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। अब नेक्स्ट इज योर केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर जस्ट लाइक पीएच एंड सॉल्युबिलिटी। जैसे कोई केमिकल है अगर वो एक निश्चित पीएच पर ही टॉक्सिसिटी शो कर रहा है तो उस पीएच पर ही वो टॉक्सिसिटी शो करेगा। सपोज दैट कोई केमिकल है जो pH 8 पर टॉक्सिसिटी शो करता है, लेकिन आप जानते हैं कि शरीर का जो pH होता है ऑलमोस्ट 7 to 7.5 होता है। तो शरीर में अगर प्रवेश करता है तो चूँकि pH वहाँ 7.5 या 7 के इर्द गिर्द है तो शरीर में उसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। अब इसके वाइसी वर्सा भी हो सकता है, मतलब अगर मान लीजिए बायोलॉजिकल सिस्टम के pH में आने पर वो केमिकल टॉक्सिक रूप ले रहा है तो वहाँ वो टॉक्सिसिटी शो करेगा। वैसे ही सॉल्युबिलिटी पर भी निर्भरता होता है, जैसे मैंने अभी एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन के समय बताया। सेकेंड फैक्टर इज योर हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ से क्या अभिप्राय है, मतलब ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें कि जिस टाइम तक कोई भी कंपाउंड जितना शरीर में प्रवेश करता है उसका आधा हो जाता है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। जैसे कोई केमिकल है जो कि किडनी टॉक्सिसिटी कॉज करता है, ठीक है, और वो केमिकल का हाफ लाइफ जो है वो आधा घंटा है, लेकिन किडनी में पहुंचने में उसको सपोज दैट 9 घंटा लग जाता है। तो चूँकि 9 घंटा वहाँ पर किडनी में पहुंचने में उसको लग रहा है और उस केमिकल का हाफ लाइफ कितना है, आधा घंटा, तो वो पता नहीं कितने मल्टीपल टाइम्स, मतलब 18 बार तो वो आधा 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 हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि लेस देन 20% वो तो बचागा ही। अगर वो लेस देन 20% जो अमाउंट बचा है वो अगर उस डोज पर किडनी टॉक्सिसिटी अगर नहीं होती है तो किडनी टॉक्सिसिटी नहीं होगी। अगर वो ज़्यादा हो जाता है तब वो ज़्यादा होगा, टॉक्सिक दिखेगा वहाँ पर। थर्ड फैक्टर इज योर
थर्ड केमिकल फैक्टर इज योर केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे हर केमिकल का अपना एक फैमिली होता है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था TOCP जब बता रहा था, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, कार्बामेट्स, है ना, पायरिथ्रोइड्स। तो ये सब जो अलग अलग केमिकल, इसके अलावा हैवी मेटल्स भी होते हैं अपना, उनका भी टॉक्सिसिटी होता है। तो इनका जो अपना एक केमिकल प्रॉपर्टी होता है, तो केमिकल चूँकि एक ही फैमिली के होने के कारण इनका केमिकल प्रॉपर्टी मैच करती है और इनकी इफ़ेक्ट भी ऑलमोस्ट ज़्यादातर केसों में सिमिलर होती है। तो इस बात पर भी निर्भर करता है किसी भी केमिकल का टॉक्सिसिटी। तो ये था आज के टॉपिक का डिस्कशन। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे एक्सप्लेन फैक्टर्स ऑफ टॉक्सिसिटी। सेकेंड वन इज योर टाइप्स ऑफ एक्सपोजर है, एक्यूट एक्सपोजर, सब क्रोनिक एंड क्रोनिक एक्सपोजर, जिसको बोला जाता है चिरकालिक और उपचिरकालिक अपावरण। और थर्ड इज योर टॉक्सिसिटी के प्रकार, मतलब कि जो उसके विभिन्न प्रकार हैं उनको एक्सप्लेन करना है विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, और ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का एक बार प्रयास करें। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप एंड वेरिएशन इन टॉक्सिसिटी। मतलब डोज, किसी केमिकल का डोज का और उस डोज पर होने वाले रेस्पॉन्स का क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा जो टॉपिक कवर करेंगे वो है वेरिएशन इन टॉक्सिसिटी। मतलब एक ही टॉक्सिसिटी पर अलग अलग इंडिविजुअल या अलग अलग स्पीसीज़ के इंडिविजुअल में या सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।